गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 3 कंटेंट्स लेकर आए हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वही वाक्य जो कहा गया है, मनुष्य न तो कुएं की 4 दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु है, जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना फिरे, बाह्य जगत से पृथक रह संकुचित दुनिया के भव्य को उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, ऋषि मुनियों के विचारों, अपने पूर्वजों के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। तो हम अब अपना कंटेंट्स चालू करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का कंटेंट्स है और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 5वां चरण। दूसरा कंटेंट्स है, क्या भारतीय कालगणना अवैज्ञानिक था? तीसरा कंटेंट थेलेस थ्योरम का एक्सरसाइज 7-6, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 5वां चरण 1939 से लेकर 1947 तक, अंतिम चरण। इसमें हम 4 कंटेंट्स बताएंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1976, 1946, एटली घोषणा पत्र 1947 और माउंटबेटन योजना 1947 और भारतीय स्वतंत्रता एक्ट अधिनियम 1947। सॉरी। तो फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके सामने मैं पहला जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बार बार ये बताना चाहते हैं कि भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध लड़कर जो एहसास किया था, वो एहसास अंदर से इसकी भावना जाग गई थी कि हम में वो शक्ति है कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं। और जो हम परतंत्र के बेड़ियों से जकड़ा हुआ महसूस जो कर रहा था प्रथम विश्व युद्ध के पहले, वो प्रथम विश्व युद्ध में इसकी अपनी शक्ति का एहसास हो गया और वही एहसास अंदर से एक शक्ति भर दिया कि अब कोई भी हालत में इंग्लैंड के हाथों में हम परतंत्र नहीं रह सकते। चाहे जनता हो, नेता हो, कोई भी हो, रहना नहीं चाह रहा था। इंग्लैंड बार बार कोशिश कर रहा था कि कौन योजना काला कानून के जरिए इसको दबा कर रखें, न तो फूट डालो और राज करो का नीति अपना कर रखें, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफलता हासिल नहीं कर रहा था। तो अब हम स्वतंत्रता का 5वां चरण में एकदम लास्ट स्थिति में आते हैं और पहला प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946, जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली। मिलना ही था, जज्बा था, लोगों में उत्साह था, उमंग था कि वो प्रथम विश्व युद्ध में जो जीत हासिल हुआ था उससे पूरा इसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। लग रहा था कि हमें कब स्वतंत्रता मिले, ये स्वतंत्रता की बेड़ी कब हटे। उसने कैबिनेट योजना को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, जिन्ना ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी तथा 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इस अशुभ दिवस के अकेले कलकत्ता में हुई सामूहिक कत्लेआम में 7,000 लोग मारे गए। सिलहट, नोआखाली, त्रिपुरा, गढ़मुक्तेश्वर, बिहार तथा अन्य स्थानों पर भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए जिससे हजारों लोग मारे गए। ये जिन्ना का युद्ध ही इसको आजादी में मिला तो लेकिन दुख भरा मिला। ये जिन्ना का युद्ध ही आजादी में खलल डाल दिया। अब हम एटली का घोषणा पत्र 1947 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के पश्चात समस्त भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी
कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले ही भारतीय को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। वो भी हथियार है, जितना मार काट होने लगा हिंदू मुस्लिम में, दंगा फैल गया सिर्फ जिन्ना के चलते। अब माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति 1947, लॉर्ड बेबल के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। एटली सत्ता ट्रांसफर संबंधी पूर्ण घोषणा के अनुसार माउंटबेटन ने पंडित नेहरू व सरदार पटेल से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए वार्ता की। भारत विभाजन की योजना पर कांग्रेस से सहमति प्राप्त कर विभाजन संबंधी योजना पर वार्ता करने हेतु इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटकर 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रकाशित की। यह योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन के दबाव के कारण जिन्ना ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और 15 जून 1947 को कांग्रेस ने बड़ी व्यवस्था में इस योजना को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इस योजना का क्रियान्वित कर दिया गया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947, अब हम प्रतंत्रता का जहर को उगलकर स्वतंत्रता का भी एक जहर हमने पिया था, जो पाकिस्तान को अलग करके दिया। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को लागू करने के लिए 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक कॉमन सभा में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने 13 अगस्त 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान संविधान सभा को सत्ता सौंप दी। जिन्ना नवनिर्मित पाकिस्तान देश के गवर्नर जनरल बने और 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। माउंटबेटन के इस पद के अवकाश को ग्रहण करने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत का गवर्नर जनरल बने और 26 जनवरी 1950 को भारत में नवीन संविधान लागू हुआ। यही मेरी स्वतंत्रता की कहानी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो बड़ा ही इंटरेस्ट लगा। और फिर मैं अगला फिर इससे बताऊंगा और बढ़िया से बताऊंगा। अगला है मेरा, क्या भारतीय काल गणना वैज्ञानिक था, बेबीलोनिया का ग्रंथ और भारत के ग्रंथ पर कुछ टॉपिक बताएंगे कि वास्तव में मेरा काल भारतीय काल गणना वैज्ञानिक नहीं था। निम्न प्रमाण से सिद्ध होता है कि भारतीय काल गणना बिल्कुल वैज्ञानिक था। बेबीलोनिया के ग्रंथ के इस संदर्भ में उल्लेखित संख्या से ही भारतीय ग्रंथ में बताई गई उक्त संख्या की पुष्टि हो जाती है। इस विषय में एलन ऑफ द भंडारण इंस्टीट्यूट खंड 4 भाग 1 जुलाई 1922 में दिए गए श्याम शास्त्री का लेख ओरिजिनल ऑफ द बुक में उल्लिखित निम्न ब्यौरा पठनीय है। हमारे सूर्य सिद्धांत 1-11-12 में जिस प्रकार 10 स्वर का एक श्वास, 6 श्वासों का एक बिनाड़ी और 60 बिनाड़ियों की एक नाड़ी और 60 नाड़ियों का एक दिन होना लिखा है, इसी प्रकार बेबीलोनिया के लोगों में श्वास, सर और नेर की गिनती है। यह श्वास, सर और नेर श्वास, स्वर और नाड़ी का अपभ्रंश रूप है। बेबीलोनिया वालों का विश्वास रहा है कि उसके 10 राजाओं ने 120 सर राज्य किया था। बेरोसस प्रसिद्ध ज्योतिषी के अनुसार एक श्वास बराबर 60 वर्ष और एक नेर बराबर 60 गुने 10 यानी 600 वर्ष और एक सर बराबर 60 गुने 60 यानी 3600 वर्ष का होता है।
और 120 सर का एक कालखंड होता है। तो 3600 गुने 120 बराबर 4,32,000 वर्ष होता है। यही कालखंड कलयुग का है। इससे सिद्ध होता है कि भारत का काल गणना का आधार मात्र कोरी कल्पना नहीं है, इसे पीछे ऐतिहासिक आधार है। स्व पंडित रघुनंदन शर्मा की वैदिक संपत्ति का पृष्ठ 74 पर है। अब हम देखते हैं कि बेबीलोनिया का ग्रंथ सभी हमारा कलयुग का कालखंड 4,32,000 वर्ष सही साबित होता है। अब हम भारत के ग्रंथ से थोड़ा साबित करेंगे। इस संदर्भ में अथर्ववेद का मंत्र संख्या 10वां मंडल और 7 ऋतियां और 9वां सूत्र के दर्शनीय है। इसमें कहा गया है कि भूत भविष्य काल रूपी धर एक सहस्र स्तंभों पर खड़ा किया गया है। अनेक विद्वानों का मानना है कि इन स्तंभों का अलंकारिक वर्णन से एक कल्प में होने वाली एक सहस्र चतुर्युगियों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का 8 मंडल, 2 ऋतियां और 21 सूत्र भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इसमें कल्प के वर्षों को जो संख्या बताई गई है वह इस प्रकार है। शतम ते अयुतम ध्यानद्व युगे त्रिम चतुर्वारिक्रम, अर्थात 100 आयुक्त वर्षों के आगे 2, 3 और 4 लिखने से कल्प को ही वर्ष संख्या आएगी। आयुत 10,000 वर्ष का होता है और 100 आयुत का मान 10 लाख या 1 मिलियन हुआ। उसके आगे 2, 3, 4 आकनाम बामुतो गति के अनुसार लिखने पर कल्प क्या वर्ष संख्या 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब माने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बनती है। यही संख्या है जो सहस्र चतुर्युगियों के वर्षों की होती है। चारों युगों के नामों के संदर्भ में आयुर्वेद में 30वें मंडल और 18 ऋतियां का शरण में जा सकता है। जैसे कृत्या दिन वर्षम त्रेत्रा कल्पनम द्वापरा यदि कालपितनम आशकंदाय सभा स्थान अनुमान। इस मंत्र में कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों का नाम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। काल गणना के संदर्भ में विभिन्न ग्रंथों में बताया गया है कि कौन सा युग किस मास की कौन सी तिथि से प्रारंभ होता है। महाभारत के वन पर 118 और 67 में यह भी बताया गया है कि कलयुग प्रारंभ में 7 ग्रह एक युति में आ जाते हैं। कहने का भाव है नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय काल गणना कालमानों की पुष्टि ईरान, बेबीलोनिया, स्कैंडिनेविया आदि देशों के प्राचीन ग्रंथों में आए उल्लेख से ही नहीं, भारत के वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित कालमान के ब्यौरे से भी होती है। अतः इसकी मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना न्याय संगत नहीं है। यह भ्रांति भी जानबूझकर अंग्रेजों की सत्ता द्वारा फैलाई गई थी। इस प्रकार हमने बता दिया भारतीय काल गणना वैज्ञानिक नहीं था। अब हम थेलस थ्योरम का एक्सरसाइज 786 पर आते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द मिड पॉइंट of the oblique side trapezium is the parallel to the parallel sides. Parallel sides. Let E and F the midpoint of side AD and BC trapezium ABCD having AB समानांतर BC
प्रोड्यूस एडी एंड बीसी टू मीट पी, पी पर मिलता है। ये समझिए कि कंस्ट्रक्शन हो गया इन ट्रायंगल्स पी ए बी में, बीसी समानांतर एडी, इसलिए पीबी बटा बी ए बराबर पीसी बटा सीबी बाय थेलेस थ्योरम बाय थेलिस थ्योरम। अब पीडी बटा 2d लिख दिए क्योंकि मिड पॉइंट है एडी का ई और सीबी का एफ, इसलिए 2d लिख दिए और 2cf लिख दिए, 2 काट के, इसलिए पीडी बटा डी बराबर पीसी बटा सीएफ, इसलिए बीसी समानांतर इनवर्स ऑफ थेलेस थ्योरम से यदि ये अनुपातिक बराबर हो तो ये रेखाएं समानांतर होती है, रेखाएं समानांतर हो तो अनुपातिक बराबर होता है, यही साबित है। इससे साबित हो जाता है, बड़ा ही आराम तरीके से साबित होता है। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, हम जरूर बता देंगे। यदि आपको समझ में आया तो एक कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर हम इसके बाद थोड़ा सा आपको इंटरटेन के लिए हम YouTube चलाते हैं और YouTube पर दिखाते हैं कि कैसे कैसे YouTube पर भी लोड करते हैं हम। YouTube पर चलाने के लिए, अपना चैनल लाने के लिए यहां से अपना ये चैनल लेकर चला है। और इससे मरना भीगे भीगे जाए कैसे, मेरा मुल्क मेरा देश में चलना करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जा सकती है चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हिंसा और धर्म का तक पर लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। राम महफिल भी है चोरी बदर की, हम फौजी इस देश की अब इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।